यार कश्मीर में तो काफी ज्यादा ठंड हो रही है। पागल, अगर कश्मीर आए हैं तो ठंडी होगी ना। अब राजस्थान की तरह यहाँ गर्मी तो नहीं पड़ेगी ना। तुम लोग तो जानती हो ना कि मुझे बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। यार सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर तो मोनिका शादी करके अपने पिया जी के साथ विदेश चली जाएगी। उसके लिए तो इतनी ठंड तो बर्दाश्त कर सकती है ना। तुम दोनों फिक्र मत करो, शादी के बाद भी मैं तुम दोनों से मिलने के लिए यहाँ आया करूंगी। मोनिका, आलिया और मधु तीनों बचपन की सहेलियां थी। तीनों का घर भी काफी ज्यादा पास था। जहां मोनिका सरपंच की बेटी थी, वहीं आलिया एक साहूकार की बेटी थी और मधु एक गरीब परिवार की बेटी थी। पर तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। समय गुजरता है और मोनिका शादी कर विदेश चली जाती है और अब आलिया के पिता भी उसके लिए विदेशी लड़का ढूंढ लेते हैं और आज मधु की एक और अमीर सहेली की शादी होती है। पहले मोनिका चली गई, अब तू भी जा रही है। तुम दोनों के बिना मेरा क्या होगा? फिक्र क्यों कर रही है? तुझे जब भी हमारी याद आएगी तो हमें कॉल कर लेना। हम तुझसे हमेशा बातें करेंगे और जैसे हमें टाइम मिलेगा हम तुझसे मिलने के लिए इंडिया भी आएंगे। हमने अपने अपने पापा से कह दिया है कि वो तुझसे हमारी बात करवा दिया करें, ठीक है? तू अपना ख्याल रखना, ठंड बहुत हो रही है और तुझसे बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है? मधु की दोनों सहेलियां उससे मिलकर विदेश चली जाती हैं। वहीं मधु हर रोज अपनी सहेलियों को याद करती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज मधु की माँ ममता उसके लिए अपनी तरह ही एक गरीब का रिश्ता लेकर आती है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरी दोनों सहेलियां विदेश में हैं, मैं उनके बिना शादी कैसे कर सकती हूँ? जानती हूँ मधु, तुझे मोनिका और आलिया की बहुत याद आ रही है और तू उनके बिना शादी नहीं करना चाहती। बचपन से तुम तीनों सहेलियां एक साथ पली बड़ी हो, लेकिन अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और तू तो उनकी और हमारी हैसियत में फर्क जानती है ना। वो कहाँ बेचारी विदेश से अपनी गरीब सहेली की शादी में आएंगी। मेरी बात मान ले और शादी के लिए हाँ कर दे। तेरे पिताजी की भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तेरी शादी अकेले कैसे करूंगी? माँ ऐसा मत कहो, मैं शादी के लिए राजी हूँ। मधु अपनी दोनों अमीर सहेलियों को याद करते हुए काफी रोती है और कुछ दिनों में सादगी से मधु की शादी हो जाती है और शादी कर मधु अपने गरीब ससुराल आ जाती है। ठंड का मौसम था, मधु से बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से मुझे रजाई दे दीजिए। अब इस ठंड में बिना रजाई के रहा नहीं जा रहा है। मधु की सास सुरेखा उसे एक रजाई लाकर दे देती है, जिसे ओढ़कर मधु आराम से बैठ जाती है कि तभी मधु की नंद, सास, ससुर और पति भी उस एक छोटी सी रजाई में आकर बैठ जाते हैं, जिसे देख मधु, माँ जी, पिताजी, सुमन, आप लोग मेरे साथ इस एक ही रजाई में क्यों बैठ गए? क्योंकि तेरे इस गरीब ससुराल में सिर्फ यही इकलौती रजाई है। हम हर साल इस इकलौती रजाई को ही ओढ़कर सोते हैं। इस रजाई के अलावा इस ठंड से बचने के लिए हमारे पास कोई और सहारा नहीं है। क्या? लेकिन हम सब इस कड़कड़ाती ठंड में एक रजाई में गुजारा कैसे करेंगे? मुझसे तो बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द एक और रजाई का इंतजाम कर सकूं, लेकिन तब तक तो हमें एक इस रजाई में ही गुजारा करना होगा। उस एक छोटी सी रजाई को 5 लोग मिलकर ओढ़ कर सो रहे थे, जिसके चलते मधु को रात भर ठीक से रजाई नहीं मिल पाती। हाथ पैरों पर बिल्कुल भी रजाई नहीं आ रही है। लगता है आज की रात मेरी कुल्फी जम जाएगी। अब मैं क्या करूं? मधु पूरी रात बड़ी मुश्किल से ठंड में ठिठुरती हुई करवटें बदलती रहती है और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। मधु को गरीबी में तो रहने की आदत थी, लेकिन बचपन से ही मधु से बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी, जो उसकी दोनों अमीर सहेलियों को अच्छे से पता था। शादी से पहले तो मधु की दोनों अमीर सहेलियां उसे हमेशा ठंड में प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन शादी के बाद बेचारी गरीब मधु को अपने गरीब ससुराल के साथ इस ठंड में एक रजाई में ही गुजारा करना पड़ रहा था। बहुत ठंडी लग रही है। ये रजाई भी कितनी पतली और छोटी है। न जाने इस रजाई में मेरी पूरी सर्दी में कैसे गुजारूंगी। मधु की अब दिन पर दिन सर्दी से हालत खराब हो रही थी। वहीं एक रजाई ओढ़ने की वजह से रात भर मधु ठंड से ठिठुरती रहती है और एक दिन तो मधु बेहोश भी हो जाती है। ये भगवान, बहू को क्या हो गया? बहू क्यों नहीं उठ रही है? जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। माँ, कहीं भाभी को कुछ हो तो नहीं गया है ना? माँ, कुछ करिए ना। डॉक्टर के चेकअप करने पर घर में सभी को पता चलता है कि दरअसल मधु 2 महीने की गर्भवती है। ये सबके लिए काफी खुशी की बात थी, लेकिन गरीबी हालत और सर्दी को देखते हुए मधु को अपने होने वाले बच्चे की काफी फिक्र होती है।
इस एक रजाई में तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ इतनी मुश्किल से गुजारा कर पा रही हूँ। ना जाने मेरे बच्चे का क्या होगा। मुझे मोनिका और आलिया की काफी याद आ रही है। कब मेरी उनसे मुलाकात होगी। अपनी दोनों अमीर सहेलियों को याद करते हुए मधु की आंखों में आंसू आते हैं और उसे अपने बीते हुए कल की याद आने लगती है जो उसने अपनी अमीर सहेलियों के साथ बिताए थे। आज तो बड़ी कड़ाके की सर्दी हो रही है। मेरी तो रूह ही निकल गई। ना जाने तेरी सर्दियों से इतनी दुश्मनी क्यों है। देख अभी सर्दी शुरू हुई नहीं और इसके हाथ पैर पहले ही फटने लग गए। चल अब तू इस रजाई में बैठ जा, मैं हीटर ऑन कर देती हूँ। मैं गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आती हूँ। तीनों सहेलियां मस्त हीटर के सामने रजाई में बैठकर चाय पकौड़े खाएंगी। अपनी सहेलियों को याद करते हुए मधु मुस्कुराने लगती है। अपनी सहेलियों से बात करने के लिए मधु उन लोगों के घर जाती है, लेकिन कोई भी मधु की उनकी अमीर सहेलियों से बात नहीं करवाता है। शादी से पहले जब देखो मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती थी। अरे अब उसकी शादी हो गई है, वो विदेश चली गई है, अब तो उसका पीछा छोड़ दे। हाँ, जा निकल मेरे घर से और कभी वापस मत आना। मधु रोते हुए अपने घर आ जाती है और आए दिन अपनी दोनों सहेलियों को याद करने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज लगता है बुखार हो गया है। शरीर भी आग की भट्टी की तरह तप रहा है। सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे मेरे बच्चे की हो रही है। न जाने मेरी वजह से उसकी हालत कैसी हो रही होगी। बीतते समय के साथ साथ अब मधु की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी, लेकिन गरीबी के चलते मधु के ससुराल वाले उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं मधु की दोनों अमीर सहेलियां अब अपने मायके वालों और मधु से मिलने के लिए इंडिया आ जाती हैं और सबसे पहले अपनी सहेली मधु के घर जाती हैं, जहां उन्हें मधु की शादी के बारे में पता चलता है। ऐसा नहीं हो सकता, मधु ने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। दोनों अमीर सहेलियां अपने अपने घर जाती हैं और मधु के बारे में अपने पिता से पूछती हैं। मधु यहाँ आई थी हमसे बात करने के लिए और आपने उसकी हमसे बात नहीं करवाई, क्यों पापा? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हारी उस गरीब सहेलियों से तुम्हारा कोई रिश्ता रहे। बस पापा, मैं मधु के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुन सकती। मैं और मोनिका जा रही हैं मधु से मिलने। दोनों अमीर सहेलियां गाड़ी में बैठकर मधु के ससुराल के लिए निकल जाती हैं। मधु घर का सारा काम खत्म कर खराब तबीयत में बाहर मंडी सब्जी लेने के लिए जाती है कि तभी अचानक मधु एक बड़ी सी गाड़ी के सामने बेहोश हो जाती है। दरअसल ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि आलिया और मोनिका की होती है। दोनों जैसे ही मधु को देखती हैं तो उस पर पानी डालकर उसे होश में लाती हैं। तू ठीक तो है ना? और ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? इतनी ठंड हो रही है और तेरे शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं, इस फटी शॉल के सिवा। तुम दोनों आ गई। मेरा दिल कहता था कि तुम दोनों जरूर आओगी। मोनिका आलिया मधु को गाड़ी में बिठाती हैं और मधु के साथ उसके गरीब ससुराल जाती हैं, जहां मधु के गरीब ससुराल की ऐसी हालत देख हैरान हो जाती हैं। मधु का ससुराल तक उसके मायके से भी ज्यादा गरीब है। घर की छत और दीवारों से ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आ रही हैं। किसी के भी शरीर पर अच्छे गर्म कपड़े नहीं हैं और सब इस एक छोटी सी रजाई में बैठे हुए हैं। ना जाने हमारी सहेली कैसे इस सर्दी में अपनी जिंदगी गुजार रही होगी। तो इतनी परेशानी में रह रही थी और तूने हमें बताया तक नहीं। मैं अब ठीक हूँ। अब मैं पुरानी वाली मधु नहीं रही। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अपनी गरीब सहेली से मिलकर दोनों अमीर सहेलियां अब जल्दी से एक मॉल जाती हैं और अपनी गरीब सहेली के परिवार के लिए गर्म कपड़े और 5 नई रजाई खरीदती हैं। साथ ही साथ हीटर और जरूरी सामान लेकर अगले दिन वो दोनों अमीर सहेलियां अपने गरीब सहेली के घर पहुंचती हैं। ये सब क्या है मोनिका, आलिया? हम अच्छे से जानते हैं कि तुझसे ठंड में रहा नहीं जाता, इसलिए हम तेरे और तेरे परिवार के लिए ये सामान और रजाई लाए हैं। अब आप सबको इस फटी पुरानी एक रजाई में गुजारा करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देख, तेरे होने वाले बच्चे के लिए हम ये गर्म कपड़े और ये सामान लेकर आए हैं। तुम दोनों सिर्फ मेरी सहेली नहीं बल्कि बहन हो। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसी सहेलियां मिली। चल अब ज्यादा सेंटी मत हो और गर्मा गर्म चाय बना कर लिया। आज हम सब मिलकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे, वो भी नई रजाई में बैठकर। अपनी दोनों अमीर सहेलियों की बदौलत आज गरीब सहेली के ससुराल वालों को अपनी अपनी नई और गर्म रजाई में सोने का मौका मिलता है और अब मधु और उसके ससुराल वालों को ठंड से ठिठुरना नहीं। अरे भगवान, कुछ खाने के लिए बनाया है या नहीं? बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या बनाएं? घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। हमारी तो जिंदगी ही खराब हो रखी है। कहीं से कोई सुख नहीं, परेशानियां भर भर टोकरियां मिल रही हैं। चिंता मत कीजिए, भगवान सब कुछ देख रहा है। एक ना एक दिन उसे हम गरीब लोग भी दिखाई देंगे। कल्याणी की ये बात सुनकर हेमंत शांत हो जाता है। तो वहीं घर में 3 बच्चे दोपहरी में धूप के नीचे खेल रहे होते हैं।
अरे मीनू, चिंकी, मोनू, चलो घर के अंदर आ जाओ। बाहर बहुत तेज धूप हो रही है और लू भी चल रही है, कहीं तुम लोगों को लू ना लग जाए। कल्याणी की बात सुनकर तीनों बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। दादी माँ पंखा चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। इतनी देर से धूप में खेल रही थी, तब तुझे गर्मी नहीं लगी? घर में आते ही तुझे गर्मी लगने लगी? रुक जा, अभी चलाती हूँ पंखा। जैसे ही कल्याणी पंखा ऑन करती है, पंखा चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है। अरे ये क्या, ये पंखा भी बंद हो गया। अब हमारा क्या होगा? कहीं ये खराब तो नहीं हो गया है? दादी माँ पानी दे दो, बहुत जोर से प्यास लग रही है। किसी को पानी चाहिए तो किसी को पंखा चालू करवाना है। तुम लोगों की वजह से देखो अब पंखा भी खराब हो गया है। रुक जा चिंकी, लाती हूँ तेरे लिए पानी। कल्याणी मटके से पानी लेने जाती है, लेकिन वहां मटका ही नहीं होता। अरे ये क्या, यहाँ तो मटका ही नहीं है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि दोनों बहू नदी किनारे पानी भरने गई हैं। कल्याणी इतना कह ही रही थी कि दोनों बहू उसकी नदी किनारे से पानी भरकर घर पर ले आती हैं। क्या हुआ माँ जी, क्यों परेशान हो? प्यास लग रही है क्या आपको? ये लो, हम पानी लेकर आए हैं। अरे तुम दोनों को क्या बताऊं, मैं परेशान नहीं हूँ, ये बच्चे हैं ना, इन्होंने मुझे परेशान किया हुआ है। कोई पानी मांगता है, कोई पंखा चलाने के लिए कहता है, और देखो ना अब ये पंखा भी नहीं चल रहा। हे भगवान, लगता है ये पंखा खराब हो गया है। ये देखो, गरीबी में आटा गीला। सही कहा बहू तूने, मुझे तो समझ नहीं आता ये 10 लोगों के गरीब परिवार में परेशानियां खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कहीं नौकरी ढूंढ लूं। आजकल वैसे भी घर में काम की वजह से लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी या फैक्ट्री में मेरे लायक काम तो मिल ही जाएगा। बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? भला तू बाहर काम करने जाएगी? क्या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ बहू, तुम ऐसा मत करो। समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे, कहेंगे कि इन लोगों के कमाने की बस की नहीं है। 10 लोगों को एक अकेली बहू संभाल रही है। अरे बाबूजी, ऐसा मत सोचो। ये समाज और समाज के तौर तरीकों से चलोगे तो घर में खाने को एक दाना तक नहीं आएगा। मैं सही कह रही हूँ, मेरे साथ साथ जेठानी जी भी काम पर लग जाएंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार विकास और अरुण से पूछ लेना। अगर वो तुम दोनों को काम करने की परमिशन देते हैं तो तुम कर लेना। अपनी सास की ये बात सुनने के बाद दोनों बहू घर में काम करना शुरू कर देती हैं। उन्हें शाम 7 बजे से पहले ही खाना बना कर रखना होता है, क्योंकि उसके बाद घर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। अगले दिन बहुत गर्मी लग रही है। मुझे भी गर्मी लग रही है। देखो वहाँ आइसक्रीम वाला आ रहा है, चलो माँ से पैसे मांगते हैं। लेकिन हमारी माँ के पास पैसे नहीं है, वो हमें पैसे कहाँ से देंगी? मीनू की बात सुनकर चिंकी और नोनू दोनों ही चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहां खड़े हुए अमीर बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देखने लगते हैं। आइसक्रीम कितनी टेस्टी होगी। इन सभी लोगों के घर में फ्रिज भी है, कूलर भी है, इन्हें तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती होगी। काश कि हमारे पास भी ऐसा ही कुछ होता। अरे अगर हमारे माता पिता भी अमीर होते तो हमारे घर में भी सब कुछ होता, लेकिन हमारे माता पिता बहुत गरीब है, दादा दादी भी गरीब है। शाम को कोचिंग क्लास से आने के बाद दिशा बच्चों की ये सारी बातें सुन लेती हैं, जिसे सुनकर उसे बहुत उदासी होती है और वह घर के अंदर जाकर अपने दोनों भाइयों से कहती है, भैया क्या तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं? नहीं बहन, मेरे पास तो नहीं है। मालिक ने पैसे ही नहीं दिए कई दिनों से। ये लो, मेरे पास ये 20 रुपए हैं। इतने में काम हो ही जाएगा। दिशा उन पैसों से 5-5 रुपए वाली 3 आइसक्रीम खरीदती है और तीनों बच्चों को दे देती है। ये लो, आइसक्रीम खाओ और मुंह मत लटकाओ। एक ना एक दिन हमारे घर पर भी फ्रिज और कूलर जरूर आएगा। दिशा इतना कहकर घर के अंदर आती है और अपने भाई माता पिता से बातें करने लगती है। आप लोगों को पता है हमारे कोचिंग क्लास में नई नई सिलाई मशीन आई है। सुना है कि जो घरेलू औरतें होती हैं उन औरतों से सरकार काम करवाएगी और उन्हें पैसे दिया करेगी प्रति महीना। क्या बात कर रही हो नंद जी? सच बताओ, अगर ऐसा है तो मैं भी करना चाहती हूँ। मुझे मशीन चलाने आती है। मशीन तो मैं भी अच्छी खासी चला लेती हूँ। नंद जी, तुम हम दोनों की नौकरी की बात कर लो। तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? हम गरीब हैं लेकिन औरतों से काम नहीं करवा सकते। समाज में लोग हमारे परिवार पर थू थू करेंगे। लगता है कुछ ज्यादा ही घर में रहकर दिमाग चलने लगा है इन दोनों का। खैर कोई बात नहीं, देखो तुम दोनों कहीं काम नहीं कर सकती हो। तुम दोनों को क्या दिक्कत है?
करने तो बेचारी, अगर अपना खुद का काम करना चाहती हैं तो। वैसे भी 10 लोगों का परिवार है हमारा, इतनी आसानी से सभी का पेट नहीं पल सकता। माँ, आप ही बढ़ावा दे रही हो इन दोनों को। चाहे हमारी जितनी भी कमाई और जितना भी इस घर के अंदर लेकर आए, हमारी कमाई हुए से ही ये घर चलेगा। फिर चाहे इस घर में दाने दाने के लिए तरस जाए या कई दिनों तक खाना ना खाए, लेकिन घर की औरत काम करने बाहर नहीं निकलेगी। ये बात सुनकर मेघा और सुप्रिया दोनों चुप हो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, दिशा अपनी कोचिंग क्लास में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी दोनों भाभियां उसे देख रही होती हैं। तभी दिशा उनसे कहती है, भाभी मैं जानती हूँ आपका बहुत मन है, इसलिए चलो मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलती हूँ। इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। वहां आप 4 घंटे काम किया करना और फिर घर आ जाना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दिशा अपनी दोनों भाभियों को अपने साथ कोचिंग क्लास ले आती है, जहां उसकी टीचर उसकी दोनों भाभी को मशीन पर बिठाकर काम करवाने लगती है। मशीन तो तुम दोनों ठीक ठाक चला लेती हो, कल से मैं तुमसे काम करवाया करूंगी और उसके पैसे तुम्हें महीने में मिल जाया करेंगे। इस तरह मेघा और सुप्रिया दोनों अब रोजाना 4 घंटे दिशा की कोचिंग सेंटर पहुंच जाती हैं और वहां 4 घंटे काम करके बाकी के समय को अपने घर पर बिताती हैं और घर के भी सारे काम करती हैं। देखते ही देखते पूरा महीना बीत जाता है और मेहनत से कमाए हुए पैसे उन्हें महीने भर में मिल जाते हैं। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये हमारी मेहनत के पैसे हैं जो सरकार द्वारा हमें मिले हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। अब इन पैसों का हम क्या करें? चलो कुछ घर के लिए लेकर चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी बाजार में पहुंच जाती हैं, जहां वह बाजार में बहुत सारी चीज देखती हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि हमारे पैसे सिर्फ सही चीज में ही जाएं, जो हमारे आगे के लिए काम आए। ठीक है, फिर मैं अपने पैसों से एक फ्रिज ले लेती हूँ और आप अपने पैसों से घर के लिए कूलर ले लो। सुप्रिया और मेघा दोनों कूलर और फ्रिज लेकर घर आते हैं। इसके बाद फ्रिज और कूलर देखकर घर में सब लोग हैरान हो जाते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं। ये फ्रिज और कूलर तुम दोनों कहां से लेकर आई? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अपने पतियों की पूछने पर दोनों उन्हें सिलाई के काम के बारे में बताती हैं। तुमने सही कहा, हमें इस तरह तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। आखिर औरतें भी तो अपनी जिंदगी की मालिक होती हैं और वो कुछ भी कर सकती हैं। वो अकेली 10 लोगों के परिवार को भी चला सकती हैं। इस तरह अब उन दोनों को बाहर काम करने की परमिशन भी मिल जाती है और साथ में गरीब परिवार के अंदर पहली बार फ्रिज और कूलर भी आ जाता है, जिसका वह पूरा परिवार पूरी गर्मी आनंद उठाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।